हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्टूडी विथ जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है क्या पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले हमारे चैप्टर नंबर 7 फोर्स, चैप्टर नंबर 8 फ्रिक्शन, ये दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक इन दो चैप्टर को नहीं पढ़ा है या हमारे चैनल पर आप नए हों तो आपको बता देना चाहता हूं कि हम 9th से 12th तक के मोस्ट ऑफ सभी सब्जेक्ट जो है रेगुलर पढ़ाते हैं, है ना। अगर आपने 7 और 8 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर फोर्स और फ्रिक्शन पढ़ सकते हैं। साथियों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर हमारा आज स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। क्या नाम है उसका? सर्कुलर मोशन, बोले तो वृत्तीय गति। साथियों, वृत्तीय गति किस तरह की गति होती है? वृत्तीय गति को हम ब्रॉडली कह सकते हैं एक पथ के हिसाब से। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे एक सरल रेखीय गति, है ना। आपने देखा होगा ये पथ, आगे जाके देखोगे इस तरह के पथ को हम कहते हैं पैराबोलिक। अगर कोई कण इस तरह से पैराबोलिक गति करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? परवलयाकार या पैराबोलिक मोशन कहेंगे, है ना। उसी तरह से कोई बॉडी है, अगर इस सर्कल जैसी स्थिति में कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में या वृत्ताकार मार्ग में अगर गति करेगी तो हम उसकी गति को क्या कहेंगे? हम उसकी गति को कहेंगे वृत्तीय गति, है ना। हम क्या कहेंगे? हम ऐसी गति को कहेंगे वृत्तीय गति। तो हम सबसे पहले वृत्तीय गति के जो है कुछ की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट पर जो है डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले आज का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का बेसिक्स हमें मिल गया है कि हम पढ़ रहे हैं वृत्तीय गति। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की डेफिनेशन आप लोगों को मिल गई होगी। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर या मार्ग पर क्या करती हो? गति करती हो, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे, है ना। तो साथियों, लिखेंगे हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में या वृत्ताकार मार्ग पर लिखेंगे तो काफी सही रहेगा, में लिखेंगे तो थोड़ा सा। वृत्ताकार मार्ग पर क्या सर? वृत्ताकार सॉरी, थोड़ा सा वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तब वस्तु की उस गति को क्या कहते हैं? गति को वृत्तीय गति
कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे उस गति को? वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। यहाँ से वृत्तीय गति की डेफिनेशन जो है साथियों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से मैं आप लोगों के लिए एक दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, और हमारी दूसरी डेफिनेशन जो है वो है, क्या है वो जो दूसरी डेफिनेशन है वो है, क्या है? एक समान वृत्तीय गति, है ना। चाहे हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन हम एक समान वृत्तीय गति की भी जो है बात कर लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है साथियों? जब कोई वस्तु, हम वृत्तीय गति के बारे में समझ गए हैं, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है ना, वृत्ताकार पथ है। कोई वस्तु मान लेते हैं ये ए वस्तु है ना, ये यहाँ पर v वेग से गति कर रही है, फिर यहाँ आती है, लेकिन इसका वेग समान रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई। पर जब मैं क्या करता हूँ, जब वेग की वैल्यू समान है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो भी वेग है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हर ही स्थिति में, हर एक प्रत्येक पोजीशन में, चाहे पॉइंट ए पर लो, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी या पॉइंट ई, अगर मैं किसी भी स्थिति में इसका वेग देखता हूँ, इसकी वेलोसिटी देखता हूँ, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बट अगर मैं देखता हूँ ए पर इसकी दिशा देखता हूँ तो इस तरह से है, बी पर इसकी दिशा देखता हूँ तो यहाँ ऐसी स्थिति में आएगी, सी पर ऐसी, डी पर ऐसी और ई पर फिर ऐसी। मतलब आप एक समान वृत्तीय गति में क्या देख पा रहे हो? आप एक समान वृत्तीय गति में क्या देख पा रहे हो कि जो वेग होगा, क्या होगा? जो वेग होगा, वेग तो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्या देख पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि वेग जो है नियत रहेगा, मतलब वेलोसिटी कैसी रहेगी? वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, है ना। बट क्या हो रहा है, जो वेग है हमारा, उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। कैसी हो रही है? परिवर्तित हो रही है। मतलब हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति ऐसी वृत्तीय गति है जिसमें वेग तो हमारा नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, बट उसकी दिशा जो है क्या होगी? परिवर्तित होगी। यहाँ से आपके दो ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे। आपसे कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि एक समान वृत्तीय गति में वेग कैसा रहता है? वेग नियत रहता है। जब वेग नियत रहता है तो हमारा जो त्वरण है, त्वरण भी क्या रहेगा? तो एक समान गति, वृत्तीय गति में त्वरण भी क्या रहता है? त्वरण भी नियत रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो ये टर्म्स अपने आप ही इससे रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगी साथियों? वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप लोग क्या करना, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, हमें यहाँ से नोट करना था तो यहाँ तक नोट हो गया होगा कि दूसरा हमारा 3 पॉइंट है, या क्वेश्चन ही कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। और अब मैं ये जो समझाया आपको, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए इसका नोटेशंस देते हैं ना। अब एक समान वृत्तीय गति के जो है, आप लोगों ने कभी उदाहरण देखे? तो एक समान वृत्तीय गति के मैं जो है आप लोगों के उदाहरण की भी बात करूँगा, है ना। तो एक समान वृत्तीय गति की सबसे पहले मैं डेफिनेशन नोट करवा देता हूँ। क्या होगा? जब
कोई वस्तु एक नियत चाल से वृत्तीय गति करती हैं। जब कोई वस्तु वृत्ति नियत चाल से वृत्तीय गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे हम? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन साथियों क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं हमारे, वो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हम देखो, ऑब्जेक्टिव्स लिखने से पहले हम इसके उदाहरण लिख लेते हैं ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारी अर्थ है, मान लेते हैं ये है सूर्य, है ना, सौर मंडल में सूर्य। तो सूर्य के चारों ओर ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गई हमारी अर्थ। क्या हो गई? ये हमारी अर्थ। मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है ये हो गया हमारा सन। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है साथियों, ये क्या कर रही है? एक समान वृत्तीय गति कर रही है। नंबर 1 एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल ये है कि ये हो गया मान लो हमारी अर्थ, है ना, और ये हो गया हमारा मून, चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण साथियों ये है, आपने क्लास 11th में, मतलब इसी साल, आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने, एक परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इनके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करते हैं। तो ये तीनों उदाहरण किसके उदाहरण हैं? ये तीनों उदाहरण एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है ना। क्या है ये? ये तीनों एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। हो गए होंगे क्लियर? जब क्लियर हो गए हैं तो एक समान वृत्तीय गति के हम उदाहरण नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मैं करवाता हूं आप लोगों को, है ना। ये मिटा देता हूं। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं उदाहरण नोट करवा दूंगा आप लोगों को ना। तो करते हैं ना उदाहरण। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 उदाहरण, एक समान वृत्ति की क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, है ना। ये भी उसी का उदाहरण। नंबर 3 उदाहरण है साथियों। नंबर 3 उदाहरण ये है, क्या है? परमाणु के
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। हो गया क्लियर? हो गए ना क्लियर? ठीक है। अब वो जो पिन पॉइंट आप लोगों को मैं लिखवा रहा था, वो पिन पॉइंट अब नोट कर लीजिए। क्या है वो पिन पॉइंट, है ना? ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में बनते हैं। तो हमारा पहला पिन पॉइंट जो है, नोट पॉइंट ये है, पहला पिन पॉइंट ये है, क्या है कि एक समान वृत्ति गति में वेग एवं त्वरण दोनों क्या होते, नियत होते हैं, है ना? बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह का प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप लोगों को नोट करवा दिया। साथ ही दूसरा ये है, वेग की जो दिशा होगी, क्या होगी? वेग की दिशा हमेशा परिवर्तित होती है, परंतु त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। क्या होती है उसकी दिशा? हमेशा केंद्र की ओर होती है। किसकी? त्वरण की, है ना? मैं लिख देता हूं, अच्छे से नोट कर देता हूं आपको। इसकी दिशा, त्वरण की दिशा। ये जो मैंने दो क्वेश्चन लिखाए हैं, ये अपने आप में दो ऑब्जेक्टिव से और तीन ऑब्जेक्टिव्स ये है ना? एक समान वृत्ति गति में क्या होती है? चाल नियत होती है ना? त्वरण भी नियत होता है, लेकिन वेग की दिशा कैसी रहती है? हमेशा परिवर्तित रहती है। बट जो हमारा एक्सेलरेशन रहता है वो किस तरफ रहता है? हमारा एक्सेलरेशन रहता है केंद्र की तरफ। एक समान वृत्ति गति मतलब सर्कुलर मोशन, और एक समान वृत्ति गति को हम क्या कहते हैं? एक समान वृत्ति गति को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा साथियों आप लोगों को, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। और अगर हाँ किसी को किसी प्रकार का अगर डाउट रहता है तो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं आप? कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अब आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन है आज का अगला कि अभिकेंद्रित त्वरण किसे कहते हैं। क्या है आज का प्रश्न? आज का प्रश्न साथियों, अभिकेंद्र त्वरण क्या किसे कहते हैं से आप क्या समझते हो, इसके लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका इंग्लिश में नाम लिखवा देता हूं, क्योंकि इंग्लिश में नाम याद होना चाहिए हमें। तो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण को। किसे कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण को, है ना? क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब मैं आप लोगों को हम शुरू करते हैं किस तरह से होता है। क्या होता है साथियों, जब हम एक समान वृत्ति गति करते हैं तो एक समान वृत्ति गति में क्या होता है कि एक समान वृत्ति गति में आप लोगों को मैं अभी पढ़ा चुका हूं कि वेग जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, बट उसकी दिशा क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। अब वो परिवर्तित होती रहती है और वृत्ति गति करता रहता है। तो जो कण होता है, कण में क्या होता है? एक त्वरण रहता है। मैंने बताया था एक त्वरण होता है, और वो त्वरण जो होता है हमारा वो किस तरफ काम करता है? केंद्र की तरफ काम करता है। किस तरफ काम करता है? केंद्र की तरफ काम करता है। और जो केंद्र की तरफ जो त्वरण काम करता है, हम उसी त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं।
क्या कहते हैं, हम उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे उसे, हम अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। तो लिख लीजिएगा अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हो, तो लिखिएगा हम लिखेंगे एक समान वृत्तीय गति में वेग नियत रहता है, परंतु उसकी दिशा क्या होती, दिशा परिवर्तित होती रहती है। क्या होती है, दिशा उसकी परिवर्तित होती रहती है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ कि कण जो है एक परिवर्तित वेग से वृत्तीय गति करता है। क्या करता है कण, क्या करता है, अर्थात ठीक है उसे नहीं लिखेंगे, बाकी समझ रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एक परिवर्तित वृत्तीय गति करता रहता है कण। तो कण में क्या होता है, कोण में क्या होता है, ठीक है, तब गति करते हुए कण में क्या होता है, गति करते हुए कण में एक त्वरण होता है। क्या होता है, एक त्वरण होता है, तथा इस त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। किस तरफ होती है, केंद्र की ओर होती है। इसी त्वरण को क्या कहेंगे हम, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, इसी त्वरण को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, है ना साथियों। अब हम इसके डेरिवेशन पे बात करते हैं कि किस तरह से इसका जो है डेरिवेशन आएगा, है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे किस त्वरण को। अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, इसका हम व्यंजक निकालेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पेज पर देखिएगा। मैं पहले आप लोग इत्मीनान से जो है देखिएगा, समझिएगा, हम उसके बाद जो है इसका डेरिवेशन की बात करते हैं। मान लेता हूँ सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये बनाया सर्किल, ठीक है, ये सर्किल बताया। मान लो इसका ये हो गया केंद्र O, है ना, ठीक है, केंद्र O। मान लेता हूं ये है त्रिज्या R। फर्स्ट स्टेज में मान लेता हूं कि हमारा कण कहां पर था, P पर, ठीक है, कहां पर था, P पर। अब मैं इस कण की P पर जो दिशा निकालूंगा, मान लेता हूं मैं कण की P पर दिशा निकालता हूं, है ना। तो कैसी रहेगी दिशा, कैसी होगी दिशा, दिशा हो गई मेरी ये। मान लेता हूं फर्स्ट में उसका वेग था v1। सेकंड पोजीशन आई, सेकंड पोजीशन में मैंने मान लेता हूं कि पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट मान लेता हूं, ये P था, इसको मान लिया मैंने Q, है ना। Q पर जब मैंने देखा तो ये आ गया V2, ठीक है। अब मैं केंद्र से इसको मिला देता हूं तो ये हो गई R, ये भी इक्वल है,
ये भी इक्वल है। ये क्या है, दोनों स्मॉल आर्म। मान लेता हूं ये दोनों पॉइंट के बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा डेल थीटा, मतलब एक स्मॉल एंगल डेल थीटा बन रहा है ना। अब देखो साथियों, अगर मैं केवल इस डेरिवेशन को अगर बाहर लाता हूं तो ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, ये है ना। अगर आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस v को यहां खींचता हूं और इसको यहां रहने देता हूं तो ये डायग्राम बनेगा इस तरह से। मान लेता हूं ये v2 और ये हो गया v1 बना। अब जब इन v1 और v2 के बीच का ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये एंगल, ये भी हो गया थीटा, है ना। क्या हो गया, ये एंगल थीटा। ये भी बाहर की ओर काम कर रहा वेग, ये भी जो वेग है हमारा ये भी बाहर की ओर काम कर रहा। ठीक है, ये मान लेता हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया डेल वी। क्या हो गया, ये इन दोनों का के बीच का डिफरेंस हो गया डेल वी। ठीक है, क्लियर। चूंकि हम जानते हैं चित्र से स्पष्ट है, क्या है, हम चित्र से क्या जानते हैं साथियों, हम चित्र से जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। हम चित्र में क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चित्र से नहीं, मतलब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। क्या जानते हैं, हम जानते हैं, पढ़ा है मैथ्स में आप लोगों ने, मेरे हिसाब से सभी ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा हमने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, ये हम जानते हैं। तो हमारा जो एंगल है यहां पर कितना है, हमारा एंगल है डेल थीटा, है ना। अब हमारा चाप क्या है, डेल वी, क्या है डेल वी, और साथ ही त्रिज्या क्या है साथियों, हमारी त्रिज्या या तो v को मान सकते हैं या v1 को या v2 को, तो हमने मान लिया v1 या v2। अगर हम कह दें कि हमारी गति कैसी है, एक समान वृत्तीय गति है, कैसी गति है, एक समान वृत्तीय गति को अगर हम मान लेते हैं, एक समान वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन वी। कैसी की स्थिति में, एक समान गति होने पर क्या ले लिया हमने, डेल थीटा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी, है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं, तो नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले, है ना, ये अब हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं तो हम क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कोणीय वेग ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन को क्या कहते हैं साथियों, थीटा अपॉन टाइम, है ना। तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये हो गया डेल थीटा अपॉन डेल टी। समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 से मैं अगर डेल थीटा की वैल्यू रख देता हूं, डेल थीटा कितना था डेल वी अपॉन वी, और ये हो गया 1 अपॉन डेल टी। ये मैंने डेल टी बाहर ले लिया था, इसको एक साथ लिख लिया, तो क्या हो गया यहां पर
डेल वी अपॉन डेल टी को मैं एक साथ कर लेता हूं और 1 अपॉन वी, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, जानते हो ना क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी बराबर ए, अर्थात ए क्या होता है हमारा त्वरण। तो यहां से मैं ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, ए अपॉन वी लिख दूंगा या नहीं, लिख दूंगा ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया अब ए बराबर वी ओमेगा, क्या हो गया, वी ओमेगा, हो गया या नहीं, हो गया ना। तो ये जो हमारा संबंध है, ये जो संबंध क्या दर्शाएगा, हमारा ये संबंध रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध दर्शाएगा। हम लिख देंगे कि उक्त व्यंजक कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्या होगा, संबंधित प्रदर्शित करेगा। हाँ, कोणीय वेग नहीं साथियों, हाँ कोणीय वेग रेखीय वेग, सॉरी, चूंकि देखिए तो सॉरी साथियों, थोड़ी सी गलती हो गई। ओ कोणीय वेग व रेखीय वेग के संबंध से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, क्या होता है, v बराबर आर ओमेगा। अब ऐसी स्थिति में हम ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, मैं ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल्स टू आर अपॉन वी, है ना। इसी वैल्यू को मैं, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अगर मैं यही वैल्यू अब लिख देता हूं मैं समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू v, सॉरी साथियों थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा इंटू v अपॉन आर, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर, या मैं यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। हो गया या नहीं। तो यही उक्त व्यंजक ही क्या होगा, हमारा अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक होगा। अगर मैं इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, क्या करना चाहूँ मैं, अगर इसे मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो क्या आया मेरा, a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। अब चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, v इक्वल टू क्या होता है, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, तो v बराबर आर ओमेगा हम जानते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, a बराबर v की जगह लिखा तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो a बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरी शर्त। तो यही उक्त व्यंजक ही क्या करता है, उक्त
व्यंजक ही अभिकेंद्र त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो मैं एक बार से फिर से रिवाइज करूंगा, है ना। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ये जो चित्र बना है इसमें क्या क्या माना हमने, तो लिखिएगा उक्त चित्र में माना कि, उक्त चित्र में माना कि, हम क्या मान रहे हैं उक्त चित्र में, उक्त चित्र में माना कि एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O, त्रिज्या स्मॉल r है ना, माना कि प्रारंभिक, क्या माना था, प्रारंभिक स्थिति P पर तथा अन्य स्थिति Q पर कण का वेग क्रमशः v1 एवं v2 है। क्या है, v1 एवं v2 है। तब क्या कर रहे हैं हम, तब निम्न चित्र में व्यक्त करने पर, तो हमने किस चित्र में व्यक्त करा उसे, उसके पश्चात हमने उसे व्यक्त करा, और हमारा व्यक्त करने वाला जो चित्र था वो चित्र था ये, इसमें व्यक्त करा हमने v1 v2। चूंकि हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी या v1 v2। अब एक समान वृत्तीय गति होने के कारण क्या हो गया, होने पर v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, है ना, मान लिया हमने, ये क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया हमारा, क्या हुआ, जब ये क्लियर हो गया तो हमने क्या करा, हमने कहा कि यार कोणीय वेग v इज इक्वल टू क्या हो गया, कोणीय विस्थापन बटे समय, तो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल टी, ये इस तरह से यहां पर आ गए हम, ठीक है। ऐसी स्थिति में डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है, त्वरण, एक्सेलरेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ए अपन वी, ए इज इक्वल टू वी अपन ओमेगा लिख दिया। चूंकि कोणीय वेग और रेखीय वेग के संबंध से हम क्या जानते हैं, वी बराबर आर ओमेगा, तो ऐसी स्थिति में ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। जब ये प्रूव करते रखते हैं समीकरण 2 से इस वाली समीकरण में हम ओमेगा इज इक्वल टू वी अपन आर रखते हैं, तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। एक तो ये व्यंजक किसका है, यह विकेंद्रित त्वरण का ही व्यंजक है साथियों। पर लेकिन सेकंड स्थिति में क्या होता है कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, वो रखते हैं, तो a इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। और ये जो व्यंजक है हमारा, ये वाला जो व्यंजक है, ये व्यंजक है अभिकेंद्र त्वरण को प्रदर्शित करता है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्लियर भी हो गया। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में अभिकेंद्र बल को पढ़ेंगे, उसके लिए व्यंजक निकालेंगे। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों हमारी मेहनत के अनुरूप ही जो है आप लोग भी मेहनत करिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, है ना। सेशन में एक बार ज्वाइन किया हो, देखा हो, तो देखने के लिए, सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री महाकाल साथियों।